नमस्ते बच्चों। हम पाश्चात्य राजनीतिक विचारक रूसो के बारे में चर्चा कर रहे थे। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज के इस लेक्चर में रूसो की विचारधारा में व्यक्तिवाद, समाजवाद, निरंकुशतावाद और लोकतंत्र संबंधी विचारों के बारे में चर्चा करेंगे। रूसो के विचार उतने ही जटिल प्रकृति के हैं जितना जटिल स्वयं रूसो का जीवन रहा था, और हार्मोन का मत है कि रूसो के विचारों की व्याख्या उतने ही ढंगों से की गई है जिसने व्याख्याकार हुए हैं। रूसो की विचारधारा में व्यक्तिवाद, समाजवाद, निरंकुशतावाद और लोकतंत्र आदि परस्पर विरोधी विचार देखे जा सकते हैं। रूसो की विचारधारा में व्यक्तिवाद, इसे हम इस प्रकार से देख सकते हैं। डिजान के अकादमी के लिए रूसो के द्वारा जिन 2 निबंधों की रचना की गई, उसमें उसके द्वारा इस बात के लिए बल दिया गया है कि मानवीय सभ्यता और तत्संबंधी सामाजिक एवं राजनीतिक संस्थाएं ही समस्त बुराइयों की जड़ है, और यदि हम वास्तविक सुख, स्वतंत्रता एवं श्रेष्ठता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें प्रकृति की ओर लौटना होगा। उसके द्वारा की गई सामाजिक कृत्रिमताओं की आलोचना व्यक्तिवाद की दिशा में ही यात्रा है। वह इस बात पर जोर देते हैं कि राज्य और सामाजिक जीवन की अन्य संस्थाओं ने व्यक्तियों को नैतिकता एवं स्वतंत्रता की दिशा में आगे बढ़ाने के बजाय उन्हें नैतिकता विहीन और दास की स्थिति में ही पहुंचाने का कार्य किया है। उसके सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ सोशल कॉन्ट्रैक्ट की एक प्रारंभिक पंक्ति है, मनुष्य स्वतंत्र जन्मता है किंतु वह सर्वतः जंजीरों में जकड़ा हुआ है। रूसो के द्वारा राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सामाजिक समझौते का प्रतिपादन भी व्यक्तिवाद का ही समर्थन है, क्योंकि सामाजिक समझौते के अनुसार राज्य एक कृत्रिम संस्था है और व्यक्ति राज्य के बिना भी अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। रूसो ने अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में अनेक स्थानों पर सामाजिक व राजनीतिक बंधनों से व्यक्ति की मुक्ति के लिए आह्वान किया है। वस्तुतः रूसो ने अपनी विचारधारा का आरंभ एक व्यक्तिवादी दार्शनिक के रूप में ही किया है। रूसो की विचारधारा में समाजवाद, यद्यपि रूसो को एक वैज्ञानिक समाजवादी साम्यवादी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वैज्ञानिक समाजवाद का विधिवत रूप में प्रतिपादन रूसो के बाद कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया, किंतु उसके विचारधारा में समाजवाद के बीज स्पष्ट रूप से विद्यमान है, और इस बात के कुछ संकेत मिलते हैं कि कार्ल मार्क्स ने भी रूसो से प्रेरणा ली। समाजवादी विचारधारा व्यक्ति के संपत्ति तथा अर्थ के केंद्रीकरण की विरोधी है, क्योंकि यह व्यक्ति द्वारा व्यक्ति के शोषण की प्रतीक है। रूसो की विचारधारा भी यही है। रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था आदर्श अवस्था थी, लेकिन जैसे ही निजी संपत्ति के सर्प का उदय हुआ, प्राकृतिक अवस्था की समस्त शांति समाप्त हो गई। रूसो ने डिजान के अकादमी के लिए लिखे गए अपने दूसरे निबंध असमानताओं की उत्पत्ति और उसकी आधारशिला में निजी संपत्ति की संस्था पर कड़ा प्रहार करते हुए उसे नितांत अस्वाभाविक और अनुचितपूर्ण बताया है, और उसे समस्त मानवीय असमानता, असंतोष, कलह और संघर्ष का मूल कारण माना है। रूसो इस संदर्भ में राज्य संस्था का भी आलोचक है, और एक स्थान पर वह लिखते हैं, नागरिक शासन एक ऐसा पैशाचिक साधन है जो व्यक्तिगत संपत्ति की कृत्रिम वैधानिकता को मान्यता देता है। यही धारणा आगे चलकर मार्क्स ने अपनाते हुए राज्य को शोषण का एक यंत्र कहा है। रूसो संपत्ति को प्राकृतिक अधिकार के रूप में नहीं मानते, अपितु इसका नियमन समाज के द्वारा किए जाने की बात कहते हैं। सेबाइन के अनुसार समाजवाद को रूसो की यह देन है कि एक सामान्य धारणा के रूप में समस्त अधिकार, जिसमें संपत्ति का अधिकार भी शामिल है, समाज के अंतर ही अधिकार है, न कि उसके विरुद्ध।
रूसो के समाजवादी विचार समष्टिवादी हैं, जिनका उद्देश्य राज्य की सत्ता के अधीन अर्थव्यवस्था का नियमन करने, समाज में आर्थिक विषमता को दूर करने तथा लोक कल्याण की व्यवस्था को बनाए रखना है। इस दृष्टि से रूसो की विचारधारा में समाजवाद के बीच भी विद्यमान है। रूसो की विचारधारा में निरंकुशतावाद के बीच रूसो को सामंत प्रजातंत्र का अग्रदूत माना जाता है, किंतु उसके दर्शन में कुछ ऐसी बातें भी है जिनसे निरंकुशतावाद का समर्थन हुआ है। रूसो के समस्त राज दर्शन का सार सामान्य इच्छा ही बहुत अधिक विवादास्पद है। उसने कहा है कि सामान्य इच्छा का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है, और यदि कोई सामान्य इच्छा के आदेश का पालन नहीं करता तो उसे ऐसा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। साथ ही यह भी संकेत किया गया है कि राज्य में राजनीतिक दल, चर्च, धार्मिक तथा आर्थिक संघ का गठन नहीं हो सकेगा। रूसो की सामान्य इच्छा उन सभी लक्षणों जैसे कि सर्वोच्चता, निरंकुशता, अदेयता, अखंडता आदि से पूर्ण है, जो कि निरंकुशता के आधार समझे जाते हैं। और इसी आधार पर एडाइड लिखते हैं कि रूसो सामान्य इच्छा की आड़ में बहुमत की निरंकुशता का प्रतिपादन तथा समर्थन करता है। रूसो के सामाजिक समझौते में निरंकुशतावाद का एक प्रमुख तत्व यह है कि समझौते में व्यक्ति अपनी समस्त शक्तियों का समर्पण कर देता है और समझौते के परिणाम स्वरूप उत्पन्न सामान्य इच्छा पूर्णतः निरंकुश है। रूसो स्पष्टतापूर्वक इस बात का प्रतिपादन करता है कि राज्य का व्यक्तियों के पूर्ण जीवन पर अधिकार होता है और व्यक्ति का मूल कर्तव्य राज्य की आज्ञाओं का पालन करना ही है। रूसो की संविदा के आधार पर जिस राजनीतिक समाज की रचना होती है वह पृथक व्यक्तियों का समूह मात्र नहीं है, जिसका उद्देश्य उन व्यक्तियों के हितों का साधन करना मात्र हो, अपितु समाज एक सावयव है और व्यक्ति उसके अभिन्न अंग है। सामान्य इच्छा इस सावयव को विशिष्ट व्यक्तित्व प्रदान करती है और समाज रूपी इस सावयव को अपने अंगों यानी कि व्यक्तियों पर निरंकुश सत्ता प्राप्त है। रूसो की इस धारणा को उसके पश्चात आदर्शवादी विचारकों ने अपनाया। जर्मन आदर्शवादी विचारक हेगल ने राज्य की निरंकुशतावादी विचारधारा का प्रतिपादन करने में रूसो से प्रेरणा ली। रूसो ने राज्य के निरंकुशतावाद का प्रतिपादन किया था, जो कि हेगल तथा 20वीं सदी के अधिनायकों के हाथ में पहुंचकर शासन की निरंकुशता में परिणत हो गया। बार्गर के मतानुसार रूसो वस्तुतः सर्वाधिकारवादी है। उसने संप्रभु की सर्वशक्तिमत्ता पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाए हैं। लोकतंत्र का अग्रदूत। रूसो को लोकतंत्र का अग्रदूत भी कहा जाता है। यद्यपि रूसो की विचारधारा में निरंकुशता के भी कुछ चिन्ह हैं, परंतु उसकी विचारधारा मूल रूप में लोकतांत्रिक ही है। संविदावादी विचारकों में सबसे प्रमुख लोकतांत्रिक फ्रेंच क्रांति के प्रणेता रूसो को ही कहा जा सकता है। लोकतंत्री धारणा की जैसी सशक्त अभिव्यक्ति उसके दर्शन में हुई है, वैसी संभवतः अन्य किसी भी विचारक के दर्शन में नहीं हुई। प्रथमतः लोकतंत्र लोकप्रिय संप्रभुता की धारणा पर आधारित है और लोकप्रिय संप्रभुता का सबसे प्रमुख प्रतिपादक रूसो है। रूसो संप्रभु शक्ति जनता में निहित मानते हैं और उनका विचार है कि जनता के द्वारा संप्रभुता का सतत रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त रूसो के विचार में सरकार समुदाय के अभिकर्ता मात्र है, जिसको द्वारा केवल उन्हीं शक्तियों का प्रयोग किया जाता है जो समुदाय के द्वारा उसे सौंपी जाए। रूसो का यह विचार निश्चित रूप से लोकतंत्र को प्रवाह और प्रेरणा प्रदान करता है। जनता की प्रभुता का प्रतिपादन करने के साथ साथ रूसो इस संबंध में सुझाव भी देते हैं कि जनता अपनी प्रभुता किस प्रकार सुरक्षित रख सकती है। जनसभाओं का आयोजन, लोक निर्णय, आरंभक और प्रत्याहार की व्यवस्था, इस संबंध में उसके कुछ महत्वपूर्ण सुझाव है।
रूसो के द्वारा लोकहितकारी राज्य के सिद्धांत का भी सर्वप्रथम प्रतिपादन किया गया है। रूसो राज्य को सामान्य इच्छा की अनुभूति ही कहता है और रूसो की सामान्य इच्छा का आधार लोक कल्याण ही है। रूसो के अनुसार राज्य के कर्तव्य प्रत्येक व्यक्ति के हित में प्रयत्न करना है। लोकहितकारी राज्य की अपनी इस धारणा के आधार पर रूसो लोकतंत्र का ही पथ प्रशस्त करता है। इसी प्रकार से रूसो के द्वारा दी गई विधि की परिभाषा भी लोकतंत्र को अनुप्राणित करने वाली है। विधि को रूसो जनता की आवाज मानता है और उसका कहना है कि विधि समस्त व्यक्तियों का ऐसा प्रस्ताव है जो किसी विषय पर सामान्य रूप से प्रभाव डालता हो। रूसो लोकतंत्र के अग्रदूत है। इस संबंध में GDH कॉल का यह कथन महत्वपूर्ण है कि रूसो के हाथों में सामान्य इच्छा का सिद्धांत मौलिक रूप से लोकतंत्री हो जाता है और इस बात का दावा करता है कि जनता सैद्धांतिक रूप में नहीं वरन वास्तविक रूप में शासन करेगी। रूसो ने ही राजनीतिक जगत में लोकतंत्र को एक सजीव सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित किया। मरे ने रूसो को लोकतंत्र का उच्चतम जारी यानी कि हाईएस्ट प्राइस ऑफ डेमोक्रेसी कहा है। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।